गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने बात की थी किसकी? वन संसाधन की। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों का अपना टॉपिक चल रहा था। 7 कारकों के बारे में हम बात कर चुके थे और पवन और आर्द्रता में हमने लास्ट बात की थी कि 70% जो आर्द्रता होती है वह पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। उससे कम या अधिकता वाली जो आर्द्रता होती है वह पौधों के लिए हानिकारक मानी जाती है। नेक्स्ट अपना है क्या है? मृदा, जिसको हम बोलते हैं सॉइल्स। तो मिट्टी भी क्या होती है? वृक्षों को प्रभावित करती है। जो मिट्टी होती है वो भी क्या करती है? वृक्षों को प्रभावित करती है। जहाँ पर उच्च कोटि की मृदा पाई जाती है वहाँ पर उतने ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियों में कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष क्या होते हैं? पनपते हैं, फलते फूलते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेटेराइट मृदा है, इस टेबल को बना लेना साथ साथ। लेटेराइट जो मृदा है इसमें सदाबहार वन ये बहुत ही अच्छे से फलते फूलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें लाल दोमट मिट्टी, उसमें मानसूनी वन, लाल दोमट मिट्टी इसमें मानसूनी वन। आप देखना हमारे यहाँ मोस्टली भारत की अगर हम बात करें, मोस्टली जो पौधे होते हैं या छोटे जो पौधे होते हैं जैसे गुलाब का है, चमेला, मोगरी, जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, वो मोस्टली महाराष्ट्र वाले या इन वाले दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में तैयार होते हैं और वो फिर पूरे भारत में उनकी सप्लाई होती है। आप उनमें देखना कि मानसूनी वनों की अगर बात करें वो चीज़ अलग है, लेकिन आप देखना जो गमले होते हैं हमारे उनमें जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है? लाल मिट्टी पाई जाती है उनमें। जैसे गुलाब का पौधा लेते हैं तो उसके साथ जो मिट्टी आएगी वो किस प्रकार की होगी? लाल मिट्टी होगी। वह जो मिट्टी होती है उसमें पौधा बहुत ही अच्छे से पनप जाता है। तो जो लाल दोमट मिट्टी है वो किस प्रकार के वनों के लिए अच्छी मानी गई है? मानसूनी वनों के लिए है वह अच्छी मानी गई है। पोडजोल जो मिट्टी है, पोडजोल मिट्टी कोणधारी वनों के लिए, पोडजोल मिट्टी कोणधारी वनों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। लाल दोमट मिट्टी में, इसी लाल दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें, लाल दोमट मिट्टी में मरुस्थलीय वन, इसमें मरुस्थलीय वन भी बड़े अच्छे से पनपते हैं। इसी लाल दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय वन बहुत अच्छे से पनपते हैं। और इसी लाल दोमट मिट्टी में पतझड़ वन भी, पतझड़ वन, इस वनस्पति में पतझड़ वन भी अच्छे से फलते फूलते हैं। देखिए क्या है, अब जो मिट्टी है वो अलग अलग प्रकार की वनस्पति को प्रभावित करती है, नहीं है? सही है। देखिए लेटेराइट मिट्टी है, सदाबहार वन। लाल दोमट मिट्टी है, मानसूनी वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन भी पाए जाते हैं और पतझड़ वाले वन भी इस मिट्टी में अच्छे से फलते फूलते हैं। पोडजोल जो मिट्टी है, कोणधारी वन। तो अलग अलग जो वन होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार की जो मृदा होती है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। आप सभी जानते हैं कि जलोढ़ मृदा होती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। चावल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिएगी, कपास के लिए काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। तो जिस प्रकार से अलग अलग पौधों के लिए, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है, या हम कह सकते हैं कि उस मिट्टी में वह फसल अधिक उत्पादन दे सकती है। आप सभी जानते हैं बाजरा है, कम उर्वरता की आवश्यकता पड़ती है। जो भी उर्वरक होते हैं वो क्या कर लेता है? बाजरा खींच लेता है। बाजरा उसकी उर्वरता को, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। और आपने देखा होगा कि बाजरे के लिए मोटी मिट्टी या बलुई मिट्टी में बाजरा आसानी से उत्पन्न हो जाता है। तो गेहूँ है दोमट मिट्टी, चावल है, कपास है, कपास के लिए अगर हम बात करें काली मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो जल को क्या कर सकें? संचित करके रख सकें। काली मिट्टी आप सभी जानते हैं सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं और गीली होती है तो कह सकते हैं कि इतनी अधिक कि उसमें फिसलन उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो वनस्पति की अगर हम बात करें, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की वनस्पति अच्छे से फलती फूलती है। मृदा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? भूमिगत जल की। नेक्स्ट क्या है? भूमिगत जल। देखिए जल का वनस्पति से सीधा संबंध है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूमिगत जल कम ऊंचाई पर पाया जाता है, वनस्पति अधिक पाई जाती है। सही है।
ऐसे क्षेत्र जहाँ भूमिगत जल कम ऊंचाई पर पाया जाता है, धरातल में अत्यधिक गहराई पर नहीं मिलता है, कम ऊंचाई पर मिलता है, वहाँ पर वृक्ष लंबे पाए जाते हैं, वृक्ष विशाल पाए जाते हैं, क्योंकि वृक्षों को जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन दूसरा, अगर हम इसकी तुलना में बात करें कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूमिगत जल अत्यधिक गहराई पर पाया जाता है, वहाँ पर वनस्पति में भी कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति और जल है, उन दोनों का सीधा संबंध पाया जाता है। जितना अधिक वनस्पति को जल उपलब्ध होता है, उतनी ही वनस्पति अच्छे से फलती फूलती है, या हम कह सकते हैं उतनी ही सघन वनस्पति पाई जाती है। लेकिन अगर वनस्पति में जल की कमी होगी तो वह वनस्पति उसी प्रकार से, वनस्पति की जो सघनता है वह क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरी एक चीज़ और बताती हूँ इसमें, कि उदाहरण की अगर हम बात करें कि पहाड़ी इलाकों में गंगा यमुना नदियाँ जहाँ से निकलती हैं तो कहीं पर ज़मीन के नीचे से चली जाती है, तो यहाँ पर वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। आपने यूपी की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? गंगा नदी प्रवाहित होती है तो भूमिगत जल है वो भी अधिक है, वैसे भी वृक्षों को अधिक जल की प्राप्ति हो रही है। तो जब जल की मात्रा अधिक मिलेगी तो पेड़ का आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ये बात हम एक छोटे बच्चे पे लागू कर सकते हैं। अगर बच्चे को पूर्ण रूप से अच्छा भोजन दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा, और उसको भोजन की मात्रा कम दी जाएगी तो उसका स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो जो गंगा मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, एमपी की बात करें, वहाँ पर सांगवान टीक के लिए जाना जाता है। कारण क्या है? वहाँ पर जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल की बात करें या जल की बात करें, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ है, नदियों द्वारा लाई गई है, जिसके कारण वहाँ पर जो वनस्पति है वह सघन पाई जाती है। गंगा नदी की बात करें, जहाँ से उसका बहाव क्षेत्र है, वहाँ पर वनस्पति सघन पाई जाती है। सॉरी, नेक्स्ट बात करेंगे 10वें नंबर पे, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई देखिए कैसे। आप सभी जानते हैं कि जो हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। जो हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी पाई जाती है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप सभी जानते हैं पेड़ों को फलने फूलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही तापमान में कमी आएगी, वनस्पति की सघनता भी कम पाई जाएगी। जैसे ही तापमान में कमी आएगी, वनस्पति की सघनता भी कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूर्य के प्रकाश की। जब उसको तापमान कम मिलेगा तो वनस्पति भी कम पाई जाएगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था केनिया का, किसका? किलिमंजारो पर्वत का। ऊंचाई पर स्थित है इसलिए तापमान में कमी पाई जाती है, इसलिए वनस्पति में कमी पाई जाती है। जबकि उसी क्षेत्र की अगर हम बात करें, कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन क्या है? तापमान अधिक पाया जाता है, इसलिए वनस्पति भी सघन पाई जाती है। लेकिन किलिमंजारो की बात करें, केनिया की बात करें, ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे ही क्या? तापमान में कमी पाई जाएगी। तापमान में कमी पाई जाएगी तो वृक्षों की सघनता में भी कमी पाई जाएगी, या हम कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में कम वनस्पति पाई जाती है। और लास्ट हम बात करेंगे क्या? मानवीय बसाव। मानवीय बसाव देखिए क्या होता है। ये मानवीय जो बसाव होता है ये भी क्या करता है? प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे ही जहाँ भी मनुष्य रहना प्रारंभ करता है, आप सभी जानते हैं बसाव का भी प्रकृति या वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह अपने अनुसार उनको काटता रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको काटता छाटता रहता है। और दूसरा कारण ये है, जहाँ मनुष्य रहना प्रारंभ कर देता है वहाँ वृक्षों की कटिंग करके, देखो जब हम कृषि की बात करेंगे कि पौधों को काटकर खेती की जाती है, दजिया है, चिमाता है, वालरा है, इस प्रकार की जो खेती है वृक्षों को काटकर जंगल को जला दिया जाता है और वृक्षों को काटकर क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो जहाँ मानवीय गतिविधियाँ होनी प्रारंभ हो जाती हैं तो वह क्या करता है? सबसे पहले इस प्राकृतिक वनस्पति को ही खत्म करना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य रहेगा अपने बसाव के लिए, जो वृक्ष आएंगे उनको काटेगा, खेती करने के लिए वृक्षों को काटना प्रारंभ करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार
उस क्षेत्र से लकड़ी काटना प्रारंभ करेगा, तो मनुष्य क्या है, वृक्षों के लिए प्रतिकूल है। कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर लेता है, उन वृक्षों को काट लेता है। दूसरा अगर हम बात करें, वह तब तक उस भूमि पर खेती करता है जब तक कि उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहती है। जैसे ही भूमि उपजाऊ होता है, नए भूमि की खोज में चला जाता है और उस क्षेत्र के पेड़ पौधे काटता है और फिर क्या करता है, उस पर खेती करना प्रारंभ कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है, एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर इस प्रकार से चेंज करते रहते हैं और वृक्ष होते हैं उनको वो काटते रहते हैं। स्थानांतरणशील जो कृषि होती है उसमें इस प्रकार की स्थिति देखने को पाई जाती है। पहले क्या होता था, स्थानांतरणशील जो खेती होती थी, आप सभी जानते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां जहाँ गिरती हैं भूमि में उपजाऊपन बना रहता है, तो ये लोग क्या करते थे, उस क्षेत्र के वृक्षों को काट देते थे, उस क्षेत्र पर खेती करते थे। 2 या 4 साल उस क्षेत्र पर खेती करते थे। जैसे ही वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी, उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते, वहाँ के जंगलों को साफ करते, आग लगाते और उस पर वहाँ खेती करना प्रारंभ कर देते थे। जब 2-5 साल वहाँ खेती कर लेते, उस मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति थी वो भी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो पहले वाले स्थान पर चले जाते या अन्य नए क्षेत्रों की ये लोग खोज कर लेते हैं जहाँ पर वृक्षों को काटते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस भूमि पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा एक कारण यह भी रहता है कि मनुष्य अपना आवास बनाने के लिए, या दूसरा हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से पौधों का क्या करता रहता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता रहता है या पौधों को काटता रहता है, जिसके कारण भी प्राकृतिक जो वनस्पति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो सरकारी भूमि होती है उस पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी गांव है वह पूरा गांव उस क्षेत्र से लकड़ी काटने का कार्य करता है, वापस कोई नहीं लगाता है, लेकिन उस क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं उनको काट काट कर अपनी आवश्यकताएं, निजी आवश्यकताएं अपनी पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है वह पर्यावरण के लिए और जो वनस्पति है दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है, प्रतिकूल मानी जाती है। और ये सभी जो कारक हैं ये क्या करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पवन, आर्द्रता, मृदा, भूमिगत जल, समुद्र तल से ऊंचाई और मानवीय बसाव। मानव भी क्या है, प्रकृति का दुश्मन है। तो ये सब कारक हैं वो क्या करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि विश्व के कौन कौन से भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आज का क्वेश्चन सुनिए, किलिमंजारो और केनिया में वनस्पति कम पाई जाती है, कारण बताएंगे आप मुझे, ठीक है। और दूसरा एक कारण और बताएंगे कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी पाई जाती है, उस तापमान की जो कमी की जो दर है वो बताएंगे, सही है। नेक्स्ट बताएंगे भूमिगत जल वनस्पति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। सर्वाधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।